हाय एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट they are all part of same nation when they discover some unity that binds them together। तो नेशनलिज्म कब स्प्रेड हुआ? नेशनलिज्म तब स्प्रेड हुआ यानी तब फैला जब लोग ये समझने लगे कि वो सेम ही नेशन का पार्ट हैं, यानी एक देश जिसमें वो रह रहे हैं और जो बाकी लोग रह रहे हैं आपस में उनका कोई ना कोई कनेक्शन है, और जिसकी वजह से वो अपने अंदर एक यूनिटी फील करने लगे, एक बॉन्ड फील करने लगे। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? तो लोगों के अंदर ये नेशन का कॉन्सेप्ट जो है, ये रियलिटी कैसे बना लोगों के दिमाग में, ये हम देखने वाले हैं। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करने वाले और अलग अलग तरीके से जिनकी सोच थी, जिनकी धारणाएं थी, किस तरह से उन्होंने फील किया कि वो एक है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने एक कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप किया खुद के अंदर? तो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग था, ये कैसे आया? ये आया यूनाइटेड स्ट्रगल के एक्सपीरियंस से। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको किसी चीज के लिए प्रॉब्लम है और आपके साथ वाला कोई इंसान जिसको सेम प्रॉब्लम है, आप दोनों उसी चीज के लिए फाइट करें, एक साथ फाइट करें, कहीं ना कहीं आप दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। जिसका जब आपका भी दुश्मन सेम है, आपके बगल वाले का भी दुश्मन सेम है, तो आप दोनों दोस्त हो जाएंगे ना। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मतलब सबके दुश्मन हैं कौन? ब्रिटिशर्स। और यही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंडियंस को बांध रहा था, इसी वजह से वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग फील कर रहे थे। बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस। लेकिन और भी कुछ था जिसकी वजह से लोग एक दूसरे में बंधा हुआ फील कर रहे थे, वो था कल्चरल प्रोसेस। कल्चरल प्रोसेस भी कई सारी वैरायटी के थे, जिसके वजह से ये जो नेशनलिज्म था, ये लोगों की इमेजिनेशन को इसने कैप्चर किया। मतलब क्या है कि ऐसे कुछ कल्चरल प्रोसेस हुए जिसके वजह से ये जो नेशनलिज्म था, ये लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर पाया। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। ये सारे के सारे अच्छे से इन्होंने नेशनलिज्म को बनाने में सब ने एक बढ़िया रोल प्ले किया है, जिसको कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, आपने चैप्टर 1 में देखा, नेशन की आइडेंटिटी इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। तो ज्यादातर ये फिगर या इमेज में सिंबलाइज किया गया है। भाई किसी के लिए नेशन क्या है, आपके लिए राष्ट्र का मतलब क्या है, ये सारी चीजें फिगर में या इमेज में बताई गई हैं। आपने चैप्टर 1 में देखा। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। तो इससे एक विजुअलाइजेशन हुआ, इससे एक लोगों को समझ में आया, लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि नेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो पाई। इट वॉज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। इंडिया की जो आइडेंटिटी थी वो भारत माता की इमेज से एसोसिएट हुई, यानी भारत माता को देख करके लोगों को अपना देश, अपने देश की आइडेंटिटी एक फील होने लगी कि हाँ, भारत माता ये हमारा देश है, ये हमारी भारत माता है, ये हमारी कंट्री है, ये हमारा देश है, ये एक लोगों को फील हुआ। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी जो सबसे पहली बार इमेज जिसने बनाई थी भारत माता की, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इन 1870s में उन्होंने वंदे मातरम कंपोज किया। वंदे मातरम आप सभी जानते होंगे, एज अ हाइम टू मदरलैंड। तो मदरलैंड के लिए उन्होंने वंदे मातरम एक कंपोज किया सॉन्ग, ठीक है। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। तो बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था
वहां पर ये सॉन्ग जो है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान गाया गया। और ये जो सॉन्ग था जिसको वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, इसको उन्होंने बाद में अपनी अपनी नॉवल में भी इंक्लूड किया, आनंद मठ में। ठीक है, ये एक बात थी। देन है मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो इसी तरह से अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी जो है इमेज एक क्रिएट की, भारत माता की फेमस इमेज क्रिएट की। सी फिगर नंबर 12, फिगर नंबर 12 को देखिए, ये आपका फिगर नंबर 12 है, भारत माता अबिंद्रनाथ टैगोर 1905। नोटिस दैट द मदर फिगर हियर शोज एज डिस्पेंसिंग learning, food and clothing. The mala in one hand emphasizes her ascetic quality. Abindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as a truly Indian. तो ये देख सकते हैं, सारी बातें इमेज के बारे में यहाँ बताई गई है कि किस प्रकार जो मदर फिगर है वो दिखाया गया है, डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग के तौर पर दिखाया गया है। फिर उसके बाद एक हाथ में उनके पास माला है, द माला इन वन हैंड, जो कि बता रहा है उनकी एस्केटिक क्वालिटी को बता रहा है। और अबिंद्रनाथ टैगोर जैसे कि लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम, जिन्होंने अबिंद्रनाथ टैगोर के पहले रवि वर्मा ने ट्राई किया था, ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन। तो इन्होंने भी ट्राई किया था एक ऐसी इमेज को पेंट करना जो कि ट्रूली इंडियन की तरह देखा जा सकता है। ओके, देन वी हैव इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्केटिक फिगर। एक एस्केटिक फिगर की तरह भारत माता को पोर्ट्रे किया गया है, जो कि बहुत शांत है, कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, यानी एक भक्ति में जुड़ी हुई एक इमेज बनाई गई है जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा शांत और एक दैवीय रूप देने की कोशिश की गई है, एक स्पिरिचुअल एक भावना दिखाई गई है। इन सब्सीक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो उन्हीं सालों में भारत माता की कई सारी इमेजेस बनाई, अलग अलग फॉर्म्स में इमेजेस बनी, एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट ने जो है इसको पेंट किया। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। तो ये जो मदर फिगर के तरफ जो एक डिवोशन था, जो आर्टिस्ट लोग जो बना रहे थे, ये एक तरीके का आपके पास एविडेंस, एक सबूत है, एक साक्ष्य है कि एक एक के अंदर कैसे राष्ट्रीयता वाली भावना आ रही है। मतलब कहने का क्या है, जैसे देखिए किसी एक ने अगर इमेज बनाई, उसके अंदर अगर भावना कुछ आई, उसको देख करके कोई दूसरा अगर प्रेरित हो रहा है, बना रहा है, बार बार अलग अलग लोग ट्राई कर रहे हैं, भारत माता की इमेज बना रहे हैं, ताकि वो अपनी भारत माँ को एक समर्पित कर सके और ये बता सके कि हम भी अपनी भारत माँ से बहुत प्यार करते हैं। मतलब ये एक एविडेंस है आपके लिए कि ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे माइंड में अब अच्छे से घुस चुका है। ठीक है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन folklore. In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट यानी जिनके अंदर ये भावना ऑलरेडी आ चुकी थी, अब वो करते क्या थे, फोक टेल्स को रिकॉर्ड करते थे और अलग अलग जगह पर गांव में जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, ये सॉन्ग्स वो गाते थे, सुनाते थे। ठीक है, दीज टेल्स दे बिलीव गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्स। तो उनको लगता था कि ये जो टेल्स हैं जो हम गा रहे हैं, उनको ऐसा लगता था कि ये ट्रू पिक्चर देगा हमारे खुद के ट्रेडिशनल कल्चर की, हमारी संस्कृति की, हमारी जो चीजें हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है वो दिखाएगा, जो पूरे तरीके से करप्ट कर दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है बाहर की फोर्स के द्वारा। वे बाहर की फोर्स किसको कहा जा रहा है, ब्रिटिशर्स को कहा जा रहा है। इट वॉज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। तो हर एक की नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए ऐसे जो फोक ट्रेडिशन है उनको प्रिजर्व करना, उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। तो हमारा खुद के पास्ट के टाइम में एक गर्व है, वो रिस्टोर करना, एक सेंस ऑफ प्राइड रिस्टोर करना बहुत जरूरी था। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting
ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ही बंगाल में क्या किया था, कलेक्टिंग बालेट्स, बाल्स वगैरह, नर्सरी राइम्स वगैरह, मिथ्स वगैरह, ये सब कलेक्ट कर रहे थे और ये जो फोक मूवमेंट चल रहा था उसको उन्होंने लीड किया. ओके, फोक रिवाइवल. In Madras, Natesha Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales. तो इन्होंने 4 वॉल्यूम बनाई तमिल फोक टेल्स की. किसने? नतेशा शास्त्री ने. द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया. तो क्या नाम था उसका? फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम था. ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर. इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखिए, वैसे तो बहुत भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन अर्थ बहुत सिंपल सा है कि अब आप सॉन्ग्स सुनते हैं, जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई भी एक, अभी कुछ भी एक स्टेट ऑफ माइंड आपका चल रहा है, यू आर हैप्पी और यू आर सैड और यू आर समथिंग वॉट एवर, बट जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हैं थोड़ी देर बाद आप उसी में खो जाते हैं. योर कॉन्शियस बिगेन टू थिंक लाइक दैट यू आर लिविंग द सॉन्ग. आप मतलब उसी सॉन्ग की दुनिया में जी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है. अब आप अगर देशभक्ति गीत सुन रहे हैं तो आपको एकदम से याद आएगा कि यार मैं तो इंडियन हूँ, आई एम इंडियन, और राष्ट्रीयता वाली भावना तो मुझ में कूट कूट के भरी हुई है, मैं तो अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो हमारे फोक टेल्स हैं, फोकलोर्स हैं, जो ये सॉन्ग्स हैं, इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. ये हमारे अंदर हमारे देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमेशा जिंदा रखेंगे. इसीलिए कहा गया कि काफी ट्रस्टवर्दी हमारा एक तरीका है लोगों के रियल थॉट्स, उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनिफेस्ट करने का. अब समझ में आया होगा आपको. एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, तो जिस तरह से नेशनल मूवमेंट डेवलप हो रहा था, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols, unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. तो जिस तरह से नेशनल मूवमेंट चलता रहा, डेवलप होता रहा, जो ये लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ये और ज्यादा अवेयर होते गए ऐसे आइकन्स के, ऐसे सिंबल से और ज्यादा अवेयर होते गए कि ये लोगों को यूनिफाई करने में, लोगों को इंस्पायर करने में, उनको एक नेशनलिज्म की फील देने में हमें हेल्प करेगा. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green, yellow, was designed. तो जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया था. रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 कलर थे उस फ्लैग में, ये डिजाइन किया गया था. इसके पास 8 लोटस थे, ठीक है, 8 कमल थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे. ठीक है. एंड अ क्रीसेंट मून था. क्रीसेंट मून समझते हैं, इस तरह से जो एक चांद होता है, क्रीसेंट मून होता है. तो ये हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग. तो 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग डिफाइन किया था. इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर. ये भी एक ट्राई कलर फ्लैग ही था. रेड, ग्रीन और व्हाइट था. had a spinning wheel in the center, जिसके सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील था. ठीक है, मतलब घूमने वाला एक चक्का था. ठीक, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो कि क्या दिखा रहा था? गांधीयन आइडियल, यानी गांधी जी की एक आइडियोलॉजी दिखाना चाह रहा था सेल्फ हेल्प की, यानी अपनी सहायता स्वयं करें. सेल्फ डिपेंडेंट होता है ना, कि आत्मनिर्भर होना, वो चीज दिखा रहा था. कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस. तो हाथ में झंडा ले करके और मूवमेंट को करना, ये एक सिंबल बन चुका था, सिंबल ऑफ डिफाइंस बन चुका था. ठीक है. अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेट किया गया. री इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का किया गया, मतलब एक दूसरा तरीका था, एक दूसरा माध्यम था नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने का, वो था हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेट किया गया. बाय द एंड ऑफ 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. तो एक सेंस ऑफ प्राइड फील करने के लिए, गर्व महसूस करने के लिए, इंडिया की हिस्ट्री को एक अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है.
द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। ब्रिटिशर्स ने हमें पूरे तरीके से तोड़ा, देखिए इकोनॉमिकली तोड़ा, हमें बहुत सताया, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मेंटल लेवल पर भी हमें काफी ज्यादा हमें उन्होंने शोषित हमें किया। तो इसीलिए इंडिया को उन्होंने बता दिया कि बैकवर्ड है, ठीक है, काफी पिछड़ा हुआ है, काफी पुराना है, अपनी गवर्नमेंट को खुद नहीं चला सकता। बहुत हमारे खिलाफ गलत वर्ड्स को यूज किया गया, मतलब हमें पूरे तरीके से दिया गया कि हम किसी भी काबिल नहीं है। जिसको बहुत डिमोटिवेट कर दिया गया हो, उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी अपनी क्वालिटीज को बताना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सेंस ऑफ प्राइड फील करने के लिए इंडिया की हिस्ट्री को अलग तरीके से सोचने की जरूरत है, जो कि ब्रिटिशर्स ने गलत तरीके से हमें बहुत ज्यादा फील करा दिया है कि हम बहुत ही बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं और हम अपनी गवर्नमेंट को खुद नहीं चला सकते, हम इनकैपेबल हैं। तो इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। तो आपके लिए भी यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि जब आपको लगे कि यू आर नथिंग, तो पास्ट में जाइए और अपने उन अचीवमेंट्स को देखिए जो आपने कभी किए थे, जब आपके लिए वो बहुत बुरा टाइम था और आपने उस चीज को अचीव कर लिया। तब सोचिए कि आप जब इतना कुछ कर सकते थे तो अब क्यों नहीं, अब तो आप काफी डेवलप हो चुके हैं। यही चीज इंडियंस ने भी किया। जैसे आप खुद अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्हेन यू आर इन द 9th क्लास, जब आप 9th क्लास में थे, तो स्टार्टिंग में 9th में आए होंगे, आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी होगी और हो सकता है कि आपको लगा होगा कि मैं हार जाऊंगा, बट यू डिड इट, आप कर ले गए। सो ये आपकी अचीवमेंट है ना, दिस इज योर अचीवमेंट। इन फ्यूचर कभी आपको अगर डिमोटिवेशन होता है तो यही सारी चीजें तो आपके काम आएंगी, जो आपने पास्ट की लर्निंग्स की है, जो आपका अचीवमेंट रहा है, यही सब चीजों से तो आप मोटिवेट होंगे। यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस एंड डेवलपमेंट्स इन एंशियंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजियस एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश्ड। तो रिस्पॉन्स में इंडियंस ने क्या किया, इन्होंने अपनी ग्रेट अचीवमेंट्स को देखा जो उन्होंने पहले से पा रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने ग्लोरियस डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा। क्या क्या डेवलपमेंट्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में, रिलीजन एंड कल्चर के बारे में, लॉ एंड फिलॉसफी के बारे में, क्राफ्ट एंड ट्रेड के बारे में, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखा। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड। तो जब इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया था, तो ये जो ग्लोरियस टाइम था उनके व्यू में फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, मतलब हम ऑलरेडी बहुत अच्छे स्तर पर थे, लेकिन जब हम कॉलोनी में बन गए, जब हम कॉलोनी हमारी बना दी गई, जब इंडिया को कॉलोनी बना दी गई, तब ये चीज डिक्लाइन हो गई। मतलब तब हमारी जो हिस्ट्री थी वो कम, मतलब डिक्लाइन होती चली गई। हमारी हिस्ट्री जो है अब वो इंक्रीमेंट पे नहीं है, वो डिक्रीमेंट पर आ गई। ठीक है, These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. तो यही कुछ जो अचीवमेंट्स हैं पास्ट में और ये जो स्ट्रगल इंडियंस ने किया, इन सब चीजों से लोगों को एक अर्घ हुआ, एक मतलब खुद से हुआ कि इसको पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए, भारत में क्या क्या चीजें हुई। और इतना कुछ करने के बाद भी स्ट्रगल, इतना कुछ हुआ, ये सब जो बेकार की कंडीशंस ब्रिटिश के रूल में हो गई, फिर भी हम सरवाइव कर ले गए, फिर भी हम अपने आप में इतना ज्यादा दृढ़ संकल्पी बन करके हमने अपने देश को आजाद कराया। ये सब चीजें, ये सब एक प्राइड मोमेंट होना चाहिए हमारे लिए, जो कि हर इंडियन को फील करना चाहिए कि यार ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। बिना प्रॉब्लम्स के तो ये एफर्ट भी नहीं हो पाया। लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को यूनिफाई करना, एक ही चीज में ला पाना बहुत मुश्किल था। When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. तो जब हिंदूज की तस्वीरों को यूज किया जाता था, जब हिंदूज को ग्लोरीफाई किया जाता था, तब अदर कम्युनिटीज के जो लोग थे वो सोचते थे कि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हम यहाँ से चले जाते हैं।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खैर आई यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कंक्लूजन है, अब हम वो पढ़ लेते हैं। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. तो सबसे बड़ी बात थी ये जो बढ़ती हुई जो एंगर थी, ये जो गुस्सा था, ये किसके खिलाफ था? उस कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ था, जो कि अब इस चीज में बदलने वाला था कि हम लोगों को, हर ग्रुप्स को, अलग अलग क्लासेस को, इंडियंस की, हम एक कॉमन स्ट्रगल में लाना चाह रहे थे। एक ही चीज के लिए लोग लड़े, आजादी के लिए लड़े। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये काम किया गया। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रेवियंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस जो थी महात्मा गांधी की लीडरशिप में, इन्होंने ट्राई किया लोगों की जो ग्रेवियंसेस हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में, जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लोग करे, उसमें चेंज किया जाए। मतलब दुख लेकर के, जो आपकी पीड़ाएं हैं उसको लेकर के अगर आप रोते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अपनी सोच को बदलो, अपना ये जो रोता हुआ चेहरा है इसको चेंज करो और इसके लिए फाइट करो, इसके लिए लड़ो। ठीक है, ये एक बात थी। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फॉर्म अ नेशनल यूनिटी। तो ऐसे मूवमेंट से जो नेशनलिस्ट थे, ये एक नेशनल यूनिटी को बनाना चाह रहे थे। बट एज वी हैव सीन, डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट विद वेरिड एस्पायरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जैसा हम देख चुके हैं कि अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग क्लासेस के जो लोग थे, वो सभी के सभी अलग अलग इच्छाओं से, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मतलब हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर लोगों की इच्छाएं बहुत अलग अलग थी। किसी को टैक्स कम करवाना है, किसी को जमींदारी माफ करवाना है, किसी को कुछ करवाना है, किसी को कुछ करवाना है। मतलब सबकी इच्छाएं अलग अलग थी। देन है एज देयर ग्रेवियंसेस वर वाइड रेंजिंग। लेकिन क्योंकि उनकी जो दुख तकलीफें थी वो काफी ज्यादा वाइड रेंजिंग थी। मतलब किसी का चींटी है तो किसी का पहाड़ है, और किसी का जमीन है तो किसी का आसमान है। मतलब बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल डिफरेंट लोगों के जो ग्रेवियंसेस थे वो थे। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। इसीलिए कॉलोनियल रूल से फ्रीडम पाना भी हर एक इंसान के लिए, हर एक अलग इंसान के लिए अलग था। द कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। तो कांग्रेस जो है वो कंटिन्यूअसली इस चीज को ट्राई कर रही थी कि जो डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व किया जाए, एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट अलाइनेट अनदर। तो ऐसा ना होने पाए कि किसी एक ग्रुप की डिमांड किसी दूसरे की डिमांड को छीन ले। ऐसा मतलब अलाइनेट ना किसी को फील करवा दे, अलगाव ना किसी को फील हो जाए। दिस इज प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। तो यही एक रीजन होता था, प्रिसाइज यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो मूवमेंट हो रहे थे उसमें यूनिटी बार बार टूट जा रही थी। देन है द हाई पॉइंट्स ऑफ Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. तो काफी सारी चीजें जो हो रही थी कांग्रेस में, वो तो यही हो रहा था कि अलग अलग जो ग्रुप्स थे आपस में डिसयूनिटी हो जा रही थी, बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे थे, आपस में मनमुटाव हो जा रहे थे। सबसे ज्यादा हाई पॉइंट्स तो यही थे कांग्रेस एक्टिविटी का। मतलब इन अदर वर्ड्स, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. तो अलग अलग आवाज जो थी वो अब इमर्ज हो रही थी, अब सामने आ रही थी, और एक ही चीज मांग रही थी, वो थी आजादी। सो देयर इज अ वर्क फॉर यू। आप इस चीज को जरूर पढ़िएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फाइनल मूवमेंट था हमारी स्ट्रगल के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए। तो जरूर से रीड करिएगा और बताइए मुझे आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और इन सारे क्वेश्चंस को जो आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, जो भी चीजें इसमें पढ़ाई गई, आपको सिखाई गई, आपको नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, अलग अलग लोगों के क्या एस्पायरेशंस थे वो बताया गया है आपको। ओवरऑल बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारी जो ब्रिटिशर्स ने गलत काम किए, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे खिलाफ किया, जो हमने उनके खिलाफ किया, और किस तरह से इससे जो आम आदमी था वो परेशान हो रहा था, कैसे कैसे लोगों की डिमांड्स यहाँ पर चेंज होती गई, कैसे कैसे हमने सब चीजों को झेला, और फाइनली हम जीत गए और फाइनली हमने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। तो
ये एक छोटी कहानी नहीं थी, बहुत बड़ी कहानी थी। इवन आपकी भी बुक में जो दिया गया है वो भी बहुत बाद से दिया हुआ है, अभी भी ये काफी बड़ी कहानी थी, क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स का रूल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 200 साल, 200 साल कम नहीं होता, बहुत कुछ था। खैर, आपने एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा है, आप बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और कितना समझ में आया, वो सारी चीजें जरूर से बताइएगा। और इन सारी क्वेश्चंस को ट्राई करिए, इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू लर्निंग, एंड तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।